मेरे साथ में ईशा अग्रवाल जी हैं, जो एक फिल्म अभिनेता हैं। काफ़ी समय से उन्होंने फिल्म में काम किया हुआ है। एडवोकेट हैं, वह महिला प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती हैं और एक अच्छी राजनेता बन रही हैं। आपने कभी सुना है कि पुरुषों के अधिकार के लिए कोई बात कर रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, वो तो है उनके पास, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा ना। बात किसके लिए कर रहे हैं? महिलाओं के लिए कर रहे हैं। लाडली बहन योजना सरकार लाई, आपसे फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, आप पैसे देने की जगह उन्हें काम देते हैं। देखिए, बहन कह रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं, अच्छी बात है, पर बहन को मेरे ख्याल से स्ट्रांग बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए, डिपेंडेंट नहीं। बहन को आपने महीने में कुछ पैसे दे दिए जो 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, उससे घर नहीं चलेगा। 100 में तो 99 बार मैं शायद फेल हुई हूँ। क्योंकि जब आप कोई चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो और आप अपना एक विजन लेके चलते हो, तो फिर पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं। नमस्कार, मैं आनंद पांडे, आप देख रहे हैं रियल खबर पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ में ईशा अग्रवाल जी हैं, जो एक फिल्म अभिनेता हैं। काफ़ी समय से उन्होंने फिल्म में काम किया हुआ है। एडवोकेट हैं, सामाजिक कार्यों को करती हैं, साथ ही वह महिला प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती हैं। आज मेरे स्टूडियो में उनसे बातचीत करना चाहूँगा और एक अच्छी राजनेता बन रही हैं, जिसमें पार्टी ज्वाइन किया है। तो आप हमारी स्टूडियो में आई, आपको खूब खूब धन्यवाद। आपका जो कैरियर रहा है एक्टिंग, इसको कब शुरू किया और कैसे रहा, मेरे दर्शकों को बताएं आप। ये एक्टिंग मैंने बहुत देर से ही स्टार्ट किया कह सकते, पर इंटरेस्ट बहुत पहले से था, स्कूल कॉलेजेस के टाइम से। बट जो कि मैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से आती हूँ, तो हमारे यहाँ पढ़ाई का ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है, तो ये हॉबीज़ की तरह रह गया, थिएटर एंड प्ले स्कूल एंड कॉलेजेस में। फिर दोबारा मौका मिला 2024 में, जब मैं ब्यूटी पेजेंट विन किया। उसके बाद से फिर मैंने इंडस्ट्री में एंट्री ली, तो बस उसके बाद अभी कई अवार्ड भी मिले आपको। जी, मैं ब्यूटी पेजेंट विनर हूँ, प्लस इंडस्ट्री में आई तो कुछ अच्छे काम करने का मौका मिला। जो पहली एक मूवी साइन हुई मेरी, प्रभात फेरी, उसके लिए काफ़ी अवार्ड मिले हैं और फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करी है, तो 9 या 10 अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं और अभी भी अच्छे से चल रही है। फिर ऐसा आपको क्या लगा कि नहीं, मुझे लॉ करना चाहिए और मुझे एक वकील बनना चाहिए? नहीं, लॉ तो मैंने पहले ही किया है इस इंडस्ट्री में आने से पहले। जो कि मैंने बताया कि हम बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से आते हैं, जहाँ पढ़ाई का बहुत इम्पोर्टेंस है कि आप कुछ करो नहीं करो, पढ़ाई तो मतलब फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए पढ़ाई कभी बंद हुई नहीं और मैंने डबल ग्रेजुएट किया है। उसके बाद मैंने LLB किया, क्योंकि मैंने वर्किंग बहुत पहले स्टार्ट की थी। काम करते हुए समझ में आया कि टेक्निकल पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है जब आप बाहर फील्ड में आके काम करते हो, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट में काम कर चुकी हूँ। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और फिर मैंने LLB किया, फिर LLM किया। आप महिला सुरक्षा को भी बहुत मद्देनज़र रखती हैं और महिला सुरक्षा को लेकर के काम भी कर रही हैं। महिला सुरक्षा में क्या क्या प्राथमिकता आपकी है? सबसे पहले तो महिला इंडिपेंडेंट हो, वो बहुत ज़रूरी होती है। मतलब ये मेरी सोच है, हो सकता है बहुत लोग ना एग्री करें मेरी बात से, बट आप कितने भी बड़े फैमिली से आ रहे हो या छोटे फैमिली से आ रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी पहचान इसकी बेटी, इसकी बहन, इसकी बीवी, ये नहीं होनी चाहिए। खुद की पहचान होनी चाहिए। कैसे महिला सुरक्षा होंगी? आप उन्हें पढ़ने दीजिए, आप पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि एडुकेशन होती है तो आपका माइंडसेट ओपन होता है, आपके पास नॉलेज होता है। नॉलेज से आप गेन कर सकते हो कि आपको पता होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। भगवान ने बुद्धि सबको बराबर दी है, पर इसको सही टाइम से सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए भी एक फ्रीडम चाहिए होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। महिला को फ्रीडम नहीं है, ऐसा लगता है आपको? तभी तो हम अभी एम्पावरमेंट की बात आज भी करते हैं। अगर होती तो क्या हम ये बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट आज भी बात कर रहे हैं? मतलब नहीं है ना, हम अभी भी उसको लेने की बात कर रहे हैं। सरकारें तो कर रही, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, खेलो इंडिया, कई ऐसे मुद्दे चला रहे हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिला सशक्त, भारत में सशक्त महिला हैं क्या? है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वही मैं कह रही हूँ ना कि ये देने वाली बात नहीं आनी चाहिए ना, ये तो हमारा अधिकार है। तो जब हमारा अधिकार ही है तो उसको आप देने वाले कौन होते हो? तो वो तो इक्वल राइट्स में आना चाहिए, इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। महिला सुरक्षित कितना है? सुरक्षित
ये एक लंबा विषय हो जाएगा ना डिबेट वाला बात करने के लिए, बट अभी बहुत काम करना बाकी है मेरे ख्याल। क्या है, जैसे दर्शकों को बताएंगे हमारे तो अच्छा लगेगा, क्या क्या महिलाओं पे सुरक्षा या की फिर अगर सरकार को भी। दूसरे जगह के कंपेयर में तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि हमारा मुंबई बहुत सुरक्षित है, क्योंकि मैं भी एक बाहर से आई हुई हूँ। मैं बॉम्बे की पैदाइश तो हूँ नहीं, मैं पिछले 9 साल से यहाँ हूँ और अकेले रहती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, काम करती हूँ। तो दूसरे के स्टेट के कंपेयर में डेफिनेटली बहुत सेफ फील होता है, आने जाने में आपको टेंशन नहीं होता। वो एक बैक एंड में रहता है, कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग कह ले, कितना भी सिक्योर्ड कह ले, जब आप बाहर निकलते हो तो एक बार सोचते हो कितने बजे निकलें, टैक्सी मिलेगी कि नहीं, कैब में जाना है कि नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं और सबको आती हैं। पर यहाँ थोड़ा कम होता है, मुझे ऐसा लगता है बॉम्बे में। पर लेकिन अभी और काम करना ज़रूरी है कि मुंबई सेफ है। हाँ, मुंबई सेफ है, मुंबई तो सेफ है, इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है। जैसे आप देखें कि आज महिला यहाँ पे सशक्तिकरण की बात हो रही है, लाडली बहन योजना सरकार लाई, जिससे लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि लाडली बहन योजना की वजह से सत्ता में आई। जी। तो आपको लगता है कि लाडली बहन योजना जो उनको राशियां दी जा रही हैं वो इनफ है और लाडली बहन योजना चलनी चाहिए? लाडली बहन योजना से भारत सशक्त होगा, महाराष्ट्र सशक्त होगा? कि वैसे तो ठीक है, जो कर रही है सरकार अच्छा कर रही है, बट ये मेरी सोच और समझ है कि आप सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, आप वुमेन को उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं दे रहे हो। आप पैसे देने की जगह उन्हें काम देते, आप उन्हें पैसे देने की वजह से काम देना चाहिए। एग्जैक्टली आप जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं, क्या उससे ज़िंदगी चल जा रही है? क्या उसका स्वाभिमान पे ठेस नहीं पहुंच रही? नेता जो राजनेता हैं और लाड़के भाव बन गए हैं, लाड़के भाई बन गए हैं और लाडली बहन बन गई हैं, या चुनाव। देखिए, बहन बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये गणित कितनी अजीब है, वोट पॉलिटिक्स, राजनेता, बहन भाई, संबंध, राजनीति, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहन कह रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं, अच्छी बात है, पर बहन को मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए, डिपेंडेंट नहीं। आप वहीं पर फ्री ट्रेनिंग स्कूल डाल दीजिए। सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि ड्राइविंग स्कूल ही दे दीजिए, हम इस पे काम कर भी रहे हैं। आप फीमेल ड्राइवर कितने हैं बॉम्बे में? वो तो बोलते हैं कि हमने बहुत सारे फेमस ड्राइवर। कितने देखते हैं आप? हम आप कितना देखते हैं? आप भी घूमती हैं? मैं तो नहीं देखती हूँ। मैं तो नहीं देखती हूँ। क्यों नहीं देखती आप? मुझे तो नहीं दिखता, मैं तो जुहू में रहती हूँ। बसेस में ड्राइवर उनके बोलते हैं हमारे महिला कंडक्टर हैं, महिला ड्राइवर की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तो बोले ट्रेन हमारी चला रही है महिलाएं, ट्रेन चला छोड़ रही है, बॉम्बे में रिक्शा चला रही है, रिक्शा कितना चलता है? रिक्शा चला रही है, बोलते एयरपोर्ट पे जाओ देखिए महिला यूनियन है, महिला वहाँ पे चला रही है। हम तो कर रहे हैं काम, हम तो यही कह रहे हैं कि ड्राइवर्स लाने हैं, फीमेल्स ड्राइवर्स नहीं हैं। हमारी यूनियन में इसके लिए काम कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि वुमेन्स को इन्हें अपने लाडली बहन बना लिया, बहन को आपने महीने में कुछ पैसे दे दिए जो 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, उससे घर नहीं चलेगा, वहीं पर आप उनको एक ट्रेनिंग स्कूल पे फ्री एजुकेशन दे दो। एक ड्राइवर की नौकरी में भी अगर आती हैं वो, तो महीने का 25,000 कमाएंगी, टिप कमाएंगी, ऊपर से अलग तो 40 से 50,000 कमा लेंगी। तो कौन सा ज़्यादा बेटर है, लाइफ टाइम के लिए उनको इंडिपेंडेंट बनाना या फॉर अ टाइम बीइंग अपने बेनिफिट के लिए डिपेंडेंट बनाना? तो लाइफ टाइम नहीं हो पा रहा लोगों के लिए। एग्जैक्टली, टेम्पररी सोल्यूशन नहीं चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो आप भी महिलाओं के ऊपर काम कर रही हैं और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर के, सशक्त मतलब खुद पे आत्मनिर्भर, कब उनको बनाएंगे? सरकार भी योजना चला रही है महिला आत्मनिर्भर। महिला कितनी आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और आपकी तरफ से क्या ऐसी योजना लाई जाएगी जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हों? अभी पहले के कंपेयर में अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली हुई हैं, लड़ना पड़ रहा है सभी महिलाओं को, डिफेंड करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है। आपने कभी सुना है कि पुरुषों के अधिकार के लिए कोई बात कर रहा है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है, वो तो है उनके पास, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा ना। बात किसके लिए कर रहे हैं? महिलाओं के लिए कर रहे हैं। तो मतलब नहीं है तभी तो कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं, मतलब अभी भी वो जगह नहीं आई है, इक्वालिटी नहीं आई है। तो इक्वालिटी की अगर बात कर रहे हैं तो फिर बहुत काम बाकी है अभी करना। सरकारी कार्य हमने आरक्षण दे दिया है 50% आरक्षण देकर के हमने समता का अधिकार ला दिया है, हमारे लेवल उनके लेवल के बराबर हुए, कहाँ? मैं वही तो कह रही हूँ ना कि हमने दे दिया वाला जो बात होता है, जो हमारा अधिकार है वो आप मुझे कैसे दे सकते हो?
वो तो हमारा अधिकार है ना। फिर अधिकार मिल रहे हैं आपके। अरे आप देने वाले कौन होते हैं? राइट। बात वो हो रहा है। तो अभी हमने दे दिया वाला टॉपिक नहीं होना चाहिए ना। जहाँ इक्वालिटी की बात हो रही है तो भी इक्वालिटी आपके टैलेंट के बेस पे होती है। ऊपर वाले ने बराबर सबको बुद्धि भी देकर पैदा किया है, टैलेंट भी दिया है। अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो नहीं हो रही है, तो अपॉर्चुनिटी दीजिए, फिर देखिए कि कितना स्ट्रेंथ है या नहीं है। अब पॉलिटिकल में भी आप आ चुकी हैं। जी। ईसा अग्रवाल क्या कर पाएंगी नया कमाल, क्या कमाल करेंगी, लोग जानना चाहते हैं। देखिए फिर से वही वाली बात आ जाएगी ना। अगर कोई पुरुष होता तो आप ये थोड़ी ना मुझसे पूछते कि आप राजनीति में क्यों आए और अब क्या हम करेंगे। ये महिला नहीं है पूछा। करके नहीं, आप नहीं, ये नहीं, सवाल नहीं, कर रहे हम कि ये ईशा अग्रवाल नहीं, नहीं। अभी राजनीति में आई है तो अभी क्या नया। देखिए आप महिला हैं तो महिला होने की वजह से हमारा भी उनके प्रति अभिमान है, और महिलाएं ही घर चलाती हैं, पुरुष के पीछे महिलाएं होती हैं, उसके लिए पुरुष आगे जाता है। मैं ये जैसी जिस तरह से आप महिलाएं हैं, और अभी हर फील्ड अलग अलग फील्ड है। आप राजनीति में आई हैं तो राजनीति में कई महिलाएं हैं जो इतिहास रची हैं, चाहे सुषमा स्वराज जी रही हों, चाहे स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, आज पदों पे बैठी हुई हैं लोग। तो उसी तरह से ईसा अग्रवाल भी अगर आई होंगी तो कुछ इच्छाएं उनकी भी होंगी, जाहिर सी है कि कहीं न कहीं कुछ इच्छा लेकर के वो आई होंगी कि मैं राजनीति में जाऊंगी, कल मैं लोकसभा में होंगी, विधानसभा में होंगी, राज्यसभा में होंगी, कहीं तो कहीं होंगी। तो ईशा अग्रवाल अपने आप को कहाँ देखती हैं, मैंने ये क्वेश्चन किया। देखिए ये तो वक्त बताएगा। बहुत अर्ली है कोई चीज़ को कहने के लिए, और मैं ऐसे प्लान करके चीज़ें नहीं करती हूँ, पर मेरा दिल जो करता है मैं बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को करती हूँ। अगर मैं आज पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हूँ या चीज़ें कर रही हूँ, उसका रीज़न मेरा पर्सनल ये है क्योंकि मैं खुद ऐसा सोचती हूँ और चाहती हूँ खुद के लिए। जब मैं खुद के लिए पहले कर रही हूँ तब तो मैं दूसरों के लिए कर पाऊँगी। जब तक आप खुद के लिए नहीं करोगे दूसरे के लिए कैसे कोई कर पाओगे। जो चीज़ें मुझे खटकती कि ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो मैंने उस आवाज़ को उठाया। मैं वो सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हूँ, तो वो धीरे धीरे अपना सफ़र तय हो रहा है। बाकी ठाकुर जी की कृपा रहेगी, जहाँ तो पहुँचना उसी तरह से पहुँचेंगे। मेरा भी कहना है कि आपकी आवाज़ सदन में गूंजेगी, संसद भवन में गूंजेगी क्या आने वाले दिनों में। ठाकुर जी ने चाहा तो ज़रूर गूंजेगी। उसके लिए महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रही हैं, महिलाओं को लेकर के बात कर रही हैं। जब हम लोगों के बीच में जाएंगे और रखेंगे राजनीति, राजनीति मतलब एक सबके लिए है, ऐसा तो नहीं कि नहीं पुरुषों के लिए है या फिर उसके लिए है, इसके लिए नहीं है। हर कोई व्यक्ति आ सकता है, अपना भाग्य आजमा सकता है राजनीति में। तो आप जिस तरह से आई हैं, महिला सशक्तिकरण पे आपका विशेष ध्यान है, आप एडवोकेट भी हैं, लोगों को न्याय दिलाने का भी प्रयत्न करती हैं। वही आप विधानसभा जाएंगी या राज्यसभा जाएंगी या सांसद बन करके हेमा मालिनी की तरह दिल्ली जाएंगी। अब देखिए ये तो ठाकुर जी जाने, ये तो मैं नहीं। इच्छा क्या है? नहीं, मेरी अभी तो ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। अभी तो मुझे सिर्फ अच्छा काम करना है और जेन्युइनली कि जिससे कुछ बदलाव आ सके। बदलाव क्या करना चाहते हैं? देखिए मैं खुद एक छोटे जगह से आती हूँ। छोटा सा शहर है छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर, जहाँ मेरी पैदाइश हुई है, पढ़ाई लिखाई रायपुर। तो ये बहुत बड़ा नहीं है, आज ग्रोथ हो रही है। बट जब हम रहते थे तो एक समय ऐसा भी था कि हम जिस ट्रेडिशनल फैमिली से आती हूँ मैं, वहाँ पर इस बात पे भी सवाल उठता था कि ये इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में क्यों पढ़ती है, कोविड में क्यों पढ़ती है। मैं एक इंग्लिश कॉन्वेंट कोविड स्कूल से पढ़ कर आई हूँ, पर मेरी बाकी जो कज़न्स हैं वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हैं। तो वो सफ़र मैंने तय किया है। तो मुझे पता है कि छोटे शहर में पैदा हो या बड़े शहर में पैदा हो, अपने भगवान सबको दे के रखता है। बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आपको बनानी पड़ती है। तो जो छोटे शहर से आते हैं मानती हैं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बनानी पड़ती है। बिल्कुल। मेरा एक लंबा संघर्ष रहा है। सब कुछ ऐसे प्लेट में सर्व होके नहीं मिला है, बहुत मेहनत की है। आप जब अपनी आवाज़ उठाते हो तो पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं। ईसा जब मुंबई में आई तो मुंबई कैसा रहा उनके लिए, और इतना बड़ा संघर्ष, फिर एक एक्टर बनना, कैसा दिखती हैं इसे? अच्छा सफ़र। कैसे शुरुआत, सफ़र की शुरुआत क्या थी? मेरे को 9 साल हुए गए इस शहर में आए। पहले तो मैं सिर्फ यहाँ शिफ्ट हुई, हमारी पूरी फैमिली शिफ्ट हुई थी, और जो कि लॉ की पढ़ाई की हुई थी तो यहाँ प्रैक्टिस करने का भी इरादा था। फिर मैं राइटिंग में भी हूँ, तो मेरी राइटिंग का काम ज़्यादा होता था, मैंने अपनी बुक भी लिखी। धीरे धीरे एक बाहर निकलो तो चीज़ें दिखती हैं आपको कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। जब आपकी रुकावटें आती हैं और बैक टू बैक आपको फेलियर्स मिलते हैं ना,
तब आप ज़्यादा सीखते हो। मुझे फेलियर मिले लगता थे है आपको जीवन में? 100 में तो 99 बार मैं शायद फेल हुई होंगी। 100 में 99 बार? कैसे और क्या था? बहुत सारी है, चाहे वो निजी ज़िंदगी में हो, चाहे काम पे हो, प्रोफेशनल लाइफ पे फेलियर्स बहुत आए हैं, चैलेंजेस बहुत आए हैं। क्योंकि जब आप कोई चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो और आप अपना एक विजन लेके चलते हो, तो फिर पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं। तो फिर आपके पास चॉइसेस होता है, या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या फिर क्विट कर लो। तो ईसा का मैंने विजन क्या है फिलहाल? फिलहाल दूरदृष्टि में विजन किस क्या? किस बहुत से अलग अलग मल्टीफेसिलेट काम कर रही हूँ मैं, तो आप किस दिशा पे पूछ रहे हो? नहीं, आपका तो एक लक्ष्य होगा, क्योंकि जब आप एक किसी लक्ष्य पे केंद्रित होते हैं तो ही आपका विजन निर्धारित होता है और उस लक्ष्य तक आप जाते हैं। क्योंकि आप अलग अलग विजन पे काम करेंगे, अलग अलग मिशन पे काम करेंगे, तो आप खुद कंफ्यूज हैं किस मिशन में हमको जाना है। नहीं नहीं, वो बहुत क्लियर है कि एक इंडिविजुअल ग्रोथ होती है। मुझे सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करना है, मुझे एक सेट ऑफ एग्जाम्पल्स बनाना है, खुद के लिए भी, मेरे आने वाले जनरेशन के लिए भी, कि आप कहीं भी पैदा हो, किसी भी फैमिली में हो, आपकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। आपको अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए, और जब तक आपको अपने सपने ना मिल जाए तब तक हार नहीं मानना चाहिए। तो मैं बस उसी में लगी हुई हूँ। और लेडीज़ ये सोच के जो पीछे हो जाती है ना कि यार मैं तो, मेरी शादी हो गई तो मैं ये नहीं कर सकती, अच्छा मेरे बच्चे हैं तो मैं ये नहीं कर सकती, अच्छा मैं इस घर में हुई हूँ तो ये नहीं कर सकती, ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी सबके पास होनी चाहिए, और वो राइट्स भी होनी चाहिए कि वो करे या ना करे। ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि अरे मैं नहीं कर रही हूँ। महिलाओं को आपसे सीखना चाहिए। मेरे ख्याल से हाँ। तो जब आप पिक्चर, कौन सी पिक्चर ऐसा आपने किया जो आपको लेकर के काफ़ी खुशी का माहौल रहा, कुछ गम का भी रहा होगा, उसमें कैसा था सफर? मूवी का नाम है प्रभात फेरी। ये अगेन राम जी से जुड़ी हुई है। इस मूवी की शूटिंग भी अयोध्या में हुई है। तो ये एक कल्चर पुराना और मॉडर्नाइजेशन ज़माने के बीच का तालमेल को जोड़ता है ये मूवी। तो एक फादर डॉटर की अच्छी स्टोरी है कि ट्रेडिशनल होते हुए भी प्रोग्रेसिव कैसे हो सकते हो, बिना अपने संस्कारों को छोड़े भी ग्रोथ कैसे आ सकती है। तो अच्छा लगा उस मूवी में काम करके, खुद के कुछ अनुभव भी इसमें शामिल थे। अच्छा एक्सपीरियंस था कुल मिलाकर। काफ़ी सारे आपने, मैं चाहूँगा कि आप पहली बार मेरे स्टूडियो में आए हैं, मेरे दर्शक भी चाह रहे होंगे कि आप कुछ एक आध 4 लाइन का सॉन्ग तो ज़रूर उनको सुना दें। ये मुझे नहीं आता, इसमें बख्श दीजिए आप मुझे। अच्छा, कुछ एक्टिंग में आपने क्या किया होगा ऐसा, कहीं भी ऐसा एक्टर को लगा होगा कि नहीं ईसा जी भारी पड़ रही है हमारे ऊपर? वो तो फिर मेरे को स्टार से पूछना पड़ेगा ना, मेरे पापा बने थे उसमें अतुल श्रीवास्तव जी, उनसे जाके पूछना पड़ेगा। नहीं, आपने तो ऐसा आया होगा लाइफ में एक्टिंग के टाइम पे कि ठीक है, कहीं हम हाई रहे हों उस टाइम पे? ये रहे वाली तो नहीं, लेकिन हाँ एक ऐसा शॉट याद है कि उस मूवी पे लास्ट वाला थोड़ा क्लाइमैक्स वाला सीन था कि फादर एक्सपायर हो जाते हैं, और रोने का सीन था, और मेरे डायरेक्टर इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने ग्लिसरीन भी नहीं दिया था, उन्होंने कहा था रोना ही पड़ेगा, और उनको वो 2 ड्रॉप आँखों से चाहिए भी, वो तब तक कट भी नहीं बोल रहे कैमरा पे जब तक उनको 1 और 2 ऐसे ड्रॉप गिर नहीं गए। तो वो बहुत ही यादगार पल था। सी पल है मेरे लिए, बिकॉज़ बहुत एनर्जी ड्रेन लगता है क्योंकि आपको रोना है, ये रो रहा है। बिल्कुल एक्सप्रेशन सही होने के, वो फ़ील करके, Yes. और तब तक जब तक डायरेक्टर कन्विंस नहीं हो जाता कि उसको 2 ड्रॉप आँसू ओरिजिनल के गिरे हैं, तो वो ज़िंदगी भर याद रहेगा मुझे। जिस तरह से आप नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, लोगों के लिए काम कर रही हैं, आने वाले दिनों में ईसा जी क्या लोगों के बीच में जा कर के और लोगों के हर जो कार्यक्रम होंगे उसमें शिरकत करेंगे? जी डेफिनेटली, अभी भी फ्राइडे को हम अगर ईसा जी को दरबार कोई बड़े लगाते हैं। कार्यक्रम में बुलाना चाहता है, इनवाइट कर, क्योंकि एब्सोल्युटली आप एक बड़े चेहरे हैं और बड़े चेहरे से कोई भी बुलाने के लिए एक बार डरता है आज के डेट में, क्या आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या मुझे उत्तर देंगे, प्रत्युत्तर देंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में जनरली जाएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं, लोगों के लिए ही तो आए हुए हैं, तो लोगों के बीच में क्यों नहीं जाएंगे। अब अगर लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो आप उनको जान नहीं पाएंगे, उनको सुन नहीं पाएंगे, अगर आप सुन नहीं पाएंगे तो आप उनको सोल्यूशन नहीं दे सकते, अगर सोल्यूशन ही नहीं देना है तो फिर मैं इस जगह पर आके कर क्या रही हूँ फिर। ईसा जी, अपन एक थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रश्न पे पीछे, थोड़ा 2 दिन की घटना के पीछे जाएंगे। मैं जानना चाहूँगा एक्चुअली, आपने देखेंगे जैसे गुजरात में
प्लेन क्रैश हुआ उसमें मुख्यमंत्री की जान चली गई, जिस तरह से अजीत दादा पवार का घटना हुई उनकी जान चली गई। आज हमारे महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री एक तेज तर्राक नेता जी। महाराष्ट्र ने खो दिया है, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही दुखद घटना है डेफिनेटली, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या ही कह सकते हैं इस पे। लेकिन हाँ, एक जेम ऑफ पर्सन को हम मिस करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पे एक अच्छा बड़ा नाम था और काफ़ी तेज़ तरार थे वो बोलने में, जो मैं काफ़ी सुनी हूँ उनको। तो वो एक लॉस जो कोई भर नहीं पाएगा, आई बिलीव। महाराष्ट्र ने अजीत दादा पवार जैसे नेता को मिस कर दिया कहीं ना कहीं, और देश के महाराष्ट्र के विकास में उनका एक बड़ा योगदान हुआ करता था। हमेशा वो विकास के लिए दौड़ते थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था, दादा कभी ना नहीं बोलते थे कि ये नहीं हो सकता या मैं नहीं कर पाऊंगा। कैसे देखते हैं इसको? सी बिगेस्ट लॉस है आई बिलीव, क्योंकि जो कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, अलग अलग पार्टीज़ होनी भी ज़रूरी होती है, और जितने अलग पार्टीज़ होते हैं और उतने फेसेस होते हैं तो आपके पास उतने चैलेंजेस आते हैं, तब आप अच्छा वर्क करते हैं आई बिलीव। तो एक अच्छा लीडर को खोना सबके लिए लॉस है, सिर्फ एक पार्टी के लिए लॉस नहीं है, वो सबके लिए लॉस होता है। देश के लिए एक बड़ी खबर है, भारत का बजट आने वाला है। लोगों की झोली में क्या जाएंगे, क्या खोया क्या पाया जैसा है। आप सरकार से क्या अपेक्षा रखती हैं, लोगों के लिए क्या मांगना चाहती हैं, क्या कहेंगी, कैसे देखती है बजट को? उम्मीद करते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए अच्छा कुछ आए, बिकॉज सबसे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी तो मिडिल क्लास फैमिली को ही लग रही है। जो टैक्स स्लैब्स हैं, मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ कमा रहा है और आधे से ज़्यादा पैसा सिर्फ टैक्स में भर दे रहा है, और सुबह से लेकर रात तक से वो दौड़ रहा है, चाहे वो ट्रेन में दौड़ रहा हो या टैक्सी में दौड़ रहा हो, पर दौड़ रहा है। पर आखिरी में बच क्या रहा है, वो बहुत सोचने वाली बात है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये इनके लिए पॉकेट फ्रेंडली आए, और कुछ ऐसे बजट्स आए जहाँ पर डेफिनेटली वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए क्या बात है, क्या बात है यार। कुछ तो स्पेशल आना चाहिए कि जिससे उनके लिए हेल्प आउट हो, ऐसे स्कीम लेकिन लेकर आप आए। सरकारों से क्या मांग करेंगी? बजट मंत्री, अर्थ मंत्री जो हैं, वित्त मंत्री, उनसे क्या मांग करेंगी? विशेषतया बच्चे हैं, लोगों के फैमिलीज हैं, घर में किचन्स होते हैं, सिलेंडर, रसोई, ये सब होती हैं काफ़ी सारी, और हम सुबह से लेकर शाम तक जब उठते हैं तो टैक्स की मार बड़ी होती है। मंजन से कॉलगेट से लेकर के हर चीज़ों पे टैक्स होता है। दूध तक, आज जो सादा दूध है, दूध तक भी नहीं बचा है, उस पर भी टैक्सेस हैं। तो आप इनको कैसे राहत मिले? एक महिला का जो घर का बजट होता है वो कैसे संभाला जाए? सी मैं ये समझती हूँ ना, जैसे गृहिणी कहते हैं, एक समय ऐसा होता था ना, बजट बोलने से सिर्फ ऐसे जितने पुरुष प्रधान होते हैं घर के, वो बैठ के देखते थे टीवी की, बजट आने वाला है। बट एक्चुअली में बजट का असर ना लेडीज़ को पड़ता है, क्योंकि उसको घर चलाना रहता है। बच्चे को स्कूल फीस भरना रहता है ना, तो वो मम्मी को अगर बोलते हैं मम्मी स्कूल का फीस, पापा को जाके कोई नहीं बोलता। पर दिखता ऐसा है कि क्योंकि आदमी कमा के ला रहा है, पर घर कौन चला रहा है? जब कटौती होती है ना, तो घर की लेडीज़ को करनी पड़ती है, क्योंकि वो हर जगह डेंट पड़ता है, सिलेंडर से लेके दूध तक, स्कूल की फ़ीस से लेके बच्चों के स्कूल के जूते तक, कॉपी किताबों तक। तो उसको ध्यान रखते हुए बजट होना बहुत ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं कि मेरे घर का बजट बिगड़ गया है यार। हाँ, डेफिनेटली होता है। तो कैसे देखते हैं आप इसको, आप और इधर क्या मांग करेंगे? मैं वही कह सरकारों रही से हूँ ना मांग कि दो चीज़ों को ध्यान रखकर बजट बनाए। एक तो मिडिल क्लास की पॉकेट, क्योंकि वर्किंग सेक्टर, जितना वर्किंग सेक्टर है वही टैक्स पेयर है सबसे ज़्यादा, और जो स्लैब्स चल रही हैं, तो उसका असर इनडायरेक्टली कहाँ हो रहा है? वो घर पे हो रहा है ना, तो घर की लेडीज़ पे हो रहा है, तो उसका किचन अफेक्ट हो रहा है। वो जब वो अफेक्ट हो रहा है तो घर पे डिस्प्यूट भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरी सर्कल है जो चल रही है। तो ये दो चीज़ों को ध्यान रखते हुए बजट तो डेफिनेटली आना चाहिए, ये मेरी सोच है। सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, लोगों को किचन पे उसका क्या असर पड़ रहा है? महिलाओं के किचन पे, आप एक महिला है तो महिला की भाषा समझ सकती हैं डेफिनेटली, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ। बहुत फर्क रहा है डेफिनेटली, क्यों नहीं। आप अगर देखिए, इधर आप कहते हो कि एक स्टैंडर्ड वेजेस होने चाहिए, घर पे स्टाफ आप रखते हो, उसका एक फिक्स सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि वो एज़ पर द लॉ उतना होना चाहिए। उसका लॉ तो आपने फिक्स कर दिया कि उसको तो उतना देना ही है, उस सैलरी में से ही तो निकालना पड़ रहा है। जब आपका सिलेंडर का कॉस्ट भी हिट कर रहा है और दूध का बिल भी हिट कर रहा है, पर आपको सेम टाइम अपने स्टाफ को उतना सैलरी भी देना है, वो मैनेज कैसे होगा? एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि महिलाएं, अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि जो उनका बजट होता था घर की, उस बजट में से थोड़ा थोड़ा
इकट्ठा करके अपना एक वो बजट जमाना चला गया, वो जमाना चला गया कि वो चावल के डब्बे में और आटे के डब्बे में ऐसे पैसे छुपा के रख लेती थी और आखिरी में बच जाता था। वो अब नहीं होता, अब नहीं हो पाता अब है। नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है। अब मानती महंगाई बढ़ गई बहुत। महंगाई तो है ही ना। टैक्सेस थोड़े कम हो जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा, पर टैक्सेस भी देने के बाद हमें सुविधा क्या मिल रही है वो भी मायने रखता है। वो सेटिस्फैक्शन का लेवल आना चाहिए ना। साल में 6 बार तो रोड टूटते हैं और बन जाते हैं, तो तोड़ने के भी पैसे, फिर बनाने के पैसे, फिर से रिपेयर के पैसे, फिर से तोड़ने के पैसे। तो पैसे आ और जा कहाँ से रहे हैं? वो आपके और मेरे टैक्स अमाउंट से ही तो जा रहे हैं ना। तो एक बार में एक काम कर लीजिए तो दोबारा उसमें पैसे नहीं लगेंगे, तो डेवलपमेंट भी सही ढंग से होगा। अभी क्या हो रहा है, हम पैसे दे भी रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही हैं, मेरा किचन भी अफेक्ट हो रहा है और टैक्स भी मैं ज़्यादा भर रही हूँ। तो मैं ऑल टुगेदर अनसेटिस्फाइड वाले जोन पर आकर बैठी हूँ ना उसकी वजह से। तो ईसा जी थी, ये मुझसे काफ़ी सारे मुद्दों पे हमने बातचीत किया। बजट भी आने वाला है जिसको लेकर के हमने काफ़ी सारी चर्चाएं की है। महिलाओं का हर बजट में महिलाओं को लेकर के विशेष ध्यान दिया। इन्होंने भी मांग किया कि महिलाओं के बजट ना बिगड़े और उनको टैक्सों में अगर छूट मिलती है तो उनके घर का बजट ना बिगड़े और उनके बच्चे जो सही तरीके से पढ़ सके। और जो महिला की सुरक्षा की बात है, ऐसे काफ़ी सारे मुद्दों पे हमने बातचीत की है। नमस्कार, और फिर हम आपसे मिलेंगे इसी तरह से अगले एपिसोड में। और हम चाहेंगे कि आप आएँ और महिला को सशक्त बनाने के लिए, सशक्त भारत, सशक्त महिला हो हमारे देश की, उस पर काम करते रहे। जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा सवाल उपस्थित किया है कि महिला ड्राइवर प्रायः मुंबई में देखने को नहीं मिलती है और मिलती हैं तो बहुत कम मिलती हैं, तो उसको लेकर के सरकारें काम करें, उन्हें खुद सशक्त बनाए और उन्हें ड्राइविंग स्कूल जैसे अगर स्कूल खोले गए तो उनके जो बजट हैं, जो लाडली बहन योजना के पैसे दिए जा रहे हैं, शायद उन्हें देने की जरूरत ना पड़े और एक महिला सशक्त होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकती है, उनका घर परिवार अच्छे से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।